बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 8 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 8.7 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो पहला वर्ड है इलेक्ट्रो मीन्स बेटे इलेक्ट्रिक करंट। मेरे साथ साथ लिखते जाएं बेटे। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेट को हम बड़ी डिटेल में पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं। एक एक चीज़ आपको बताई थी कि मैग्नेट के अराउंड एक खास रीजन में उसका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड को बेटे हमने बी से शो किया था। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूँ इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो किया था। अब यहाँ पे ना आज के इस टॉपिक में जहाँ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट का कॉम्बिनेशन आएगा, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात होगी, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। सही है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको अगर याद हो तो हमने टेम्परेरी मैग्नेट की बात की थी। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के टॉपिक में आपको सिखाया था कि एक आयरन नेल जो है वो किस तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कि जब एक परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आयरन नेल में इंड्यूस हुआ था तो आयरन नेल एक मैग्नेट बन गया था, टेम्परेरी मैग्नेट। कि जब तक उसके अंदर फील्ड इंड्यूस है तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे ही आप परमानेंट मैग्नेट को हटाएंगे, उसका फील्ड हटाएंगे, फील्ड रिमूव करेंगे, तब वो आपके पास सिर्फ एक मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर एक्ट करेगी, तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। तो ये आपका टेम्परेरी मैग्नेट था। तो आज के इस टॉपिक में ना आपने सारा यही काम करना है। सिर्फ परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को हटाकर आपने वहां करंट को लेके आना है। आगे वही आयरन नेल है, उसके ऊपर आप एक कॉपर वायर से उसको वाइंड अप करेंगे, कॉइल बन जाएगी। उस कॉइल के दो एंड्स होंगे, उसको बैटरी से लगा दोगे तो उसमें जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। क्योंकि ये बात आप पढ़ के आ रहे हैं कि जब एक वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो जहां पे वायर में करंट फ्लो करेगा उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को, कंडक्टर को प्लेस करें तो उसमें करंट आ जाएगा। दोनों एक दूसरे की वजह से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जब वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तो देखें, करंट भी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। सही है ना। तो फिर आज के इस टॉपिक में हमारा टारगेट क्या है? परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को हटाकर करंट को लेके आना है। तो फिर इसको यहाँ पे एक एक्टिविटी से समझेंगे। आपकी बुक में ये एक्टिविटी दी गई, एक्टिविटी नंबर 5। इसको ज़रूर समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा। पहले ज़रा स्टार्ट किस तरह से आपने लेना है वो ज़रा आपको बता देते हैं। बुक आपको ये कह रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो काइंड ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट। तो मैंने ये मिसाल आपको दे दी है कि टेम्परेरी मैग्नेट की किस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक किस्म है, ठीक है। तो आपको बताता हूँ अभी। अब ये है प्रॉपर डेफिनेशन, ये आप लाजमी याद रखेंगे कि एन आयरन नेल आर आ रॉड, आयरन नेल की बात कर रहे हैं या रॉड की बात कर लें, बिकम्स अ मैग्नेट, वो एक मैग्नेट बन जाता है, बन सकता है, बन जाता है। ये आप तरीका पीछे देख चुके हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कॉइल, जब एक कॉइल में से करंट पास करता है ऑफ वायर अराउंड इट, यानी कि जब एक कॉइल में से करंट पास करता है और वो कॉइल जाहिर सी बात है किसी आयरन नेल या रॉड के ऊपर लिपटी होगी ना, तो उसमें फिर क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब वो आयरन नेल या रॉड क्या बन जाएगा? वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है, ठीक है। तो वही बात वो यहाँ पे कर रहा है, इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये फिर आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। इन सारी बातों को ना आप यहाँ से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वर्डिंग क्या कह रही है। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं एक आयरन नेल। ये आपके पास एक कील आपको नजर आ रहा है, ठीक। इसके ऊपर ना आप एक कॉपर वायर से ना इसको वाउंड अप कर दे। जैसे ये देखें ना, जैसे स्प्रिंग होता है, इस तरह से लूप बन जाते हैं उसके। तो जैसे एक वायर लेके इस तरह से करते जाएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? कॉइल बन जाएगी। तो उस कॉपर वायर का एक एंड ये होगा और एक एंड आपके पास ये होगा। अब ये आपके पास कॉइल बन चुके हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? कॉइल, ठीक। अब इसके दो एंड्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस एंड को आपने एक स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है और स्विच का टर्मिनल जो है वो सीधा आके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से जो उस कॉइल का दूसरा एंड है उसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। सर्किट आपका क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब जैसे ही आप स्विच को ओपन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही स्विच को आप क्लोज करेंगे, देखें जुड़ा हुआ है, जैसे ही क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। अब जैसे ही देखें इस वायर में, इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड क्या पैदा हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। यह बात हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पैदा हो गया है तो फिर ये आयरन नेल जो ये मैग्नेटाइज हो जाएगी। अब इसको चेक कैसे करेंगे? देखो ना, करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है।
अब आप कैसे चेक करेंगे कि यार वाकई ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, कि मतलब इसके करीब अगर आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल वाली चीज़ लेके जाएं तो उसको ये अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता। उसके लिए आप क्या करेंगे कि पेपर क्लिप्स लेंगे, और छोटे छोटे पिन्स होती हैं, वो आप पेपर क्लिप्स ले और इस बिल्कुल आयरन नेल के एंड वाले पॉइंट पे आके क्रीप करें। जैसे ही आप क्रीप करेंगे तो ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये उसके साथ अटैच है, तो पता चल गया कि वाकई ही ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। टेम्परेरी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से करंट को ख़त्म करेंगे या कह लें कि स्विच को आप ओपन करेंगे तो करंट खत्म हो जाएगा। करंट खत्म होगा तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, आयरन नेल डीमैग्नेटाइज। फिर आपके पास ये जो पेपर क्लिप्स अटैच हैं ये यहाँ से गिर जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर आपके पास ये क्या है, जस्ट एक आयरन नेल, मैग्नेटिक मटीरियल। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी मैग्नेट है, क्योंकि जब तक करंट है तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अब ये सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं वो बुक ने ना यहाँ पे लास्ट 2 पैराग्राफ्स में मेंशन कर दी है। मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि भाई हमने लास्ट वाले 2 पैराग्राफ लाजमी तैयार करने हैं। अगर ये लॉन्ग में आएगा तो आप इसी तरह से पहले ये वर्डिंग, फिर ये डेफिनेशन, फिर एक्टिविटी, बेशक ये हेडिंग मेंशन ना करें लेकिन ये डायग्राम बनाएंगे और साथ में ये लास्ट 2 पैराग्राफ्स आप लाजमी लिखेंगे। यहाँ से MCQ भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। मैं भी बताता हूँ कि इन पैराग्राफ्स में क्या कह रहा है। जो बातें आपको यहाँ पे समझाई है ना, यही सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। तो ये देखें, मैं पढ़ देता हूँ, अपनी बुक पे देखिएगा ज़रा, क्योंकि बच्चों को टेंशन होती है, कहते हैं सर बुक से भी बता दिया करें। ये मैं बुक से आपको बताने लगा हूँ। कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कॉइल ऑफ वायर, जब इस कॉइल ऑफ वायर में से करंट पास करता है, ठीक है, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल। तो इस मैग्नेटिक इस कॉइल के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। दैट मैग्नेटाइजेज द आयरन नेल। तो फिर ये आयरन नेल क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। यही बात बताइए ना, देखें वही चीज़ें लिखी हुई हैं। एज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट, हमने फिर ये ऑब्जर्व किया, जज किया, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट आर टेम्परेरी, कि ये जो अब आप मैग्नेट बन चुका है इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट का नाम दे रहे हैं। तो ये जो टेम्परेरी मैग्नेट है ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्परेरी तौर पर रखता है, क्योंकि जैसे ही करंट यहाँ से ख़त्म होगा तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देगा। फिर ये टेम्परेरी मैग्नेट नहीं रहेगा, जस्ट आयरन नेल के तौर पे एक्ट करेगी। ठीक है, तो आगे वही बात कर रहे हैं। देयरफॉर आयरन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कॉइल, कि जब तक करंट पास करेगा इस कॉइल में से तब तक ये आयरन नेल मैग्नेट है। जैसे ही करंट खत्म करोगे आयरन नेल फिर मैग्नेट नहीं रहेगी। ठीक है जी, आगे कहता है कि When the current is stopped, जब करंट को आप रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे, it no longer remains a magnet, फिर ये मैग्नेट नहीं रहेगा। सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। तो टॉपिक को समझ लिया करें, बाकी वर्डिंग आप बुक से खुद देख लिया करें। ये होती है अच्छे स्टूडेंट की निशानी। जो कहते हैं ना सिर्फ हमें निशान लगवा दें, हमने याद क्या करना है, वो बच्चे एंड पे मार खा जाएंगे, उनके कभी भी MCQs ठीक नहीं होंगे। और इस बार कंसेप्चुअल MCQs भी आएंगे। टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे, बातें गौर से सुनोगे, इसी तरह से टॉपिक को तैयार करेंगे तो ही MCQs आपके होंगे, शॉर्ट कंसेप्चुअल आपके हो जाएंगे। अब नीचे वाला पैराग्राफ देखिएगा, सेकंड नंबर पे, ये जो लास्ट पैराग्राफ है, कहते हैं इफ वी इंक्रीज, यहां से MCQ आ सकता है, नोट कर लें। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि अगर आप यहां पे बैटरी के सेल्स बढ़ा देते हैं, पहले 2 लगा रखे हैं, फिर 4 कर दें, 6 कर दें, 8 कर दें, तो करंट ज्यादा हो जाएगा। जब करंट इसमें से ज्यादा फ्लो करेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, या कह लें इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली वो समझाना चाह रहा है कि करंट के इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि करंट के इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, सेम रहती है, तो आप कहेंगे वो भी बढ़ जाती है। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा, इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द बैटरी आर इंक्रीज, या फिर आप इंक्रीज करें नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल। एक तरीका तो यह था कि करंट को बढ़ाएं तब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप अगर ये नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दें, लंबी वायर ले लें ना, लेंथ उसकी बढ़ा देंगे, अगर लेंथ बढ़ाएंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी आप उसको जब इस तरह से वाइंड अप करेंगे तो उसके लूप ज़्यादा हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाने से भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम B से शो कर सकते हैं, H से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये N के बढ़ाने से भी बढ़ती है, N को बढ़ाओगे, लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ाओगे तब भी ये बढ़ जाएगी, और उसके बाद अगर करंट को बढ़ाओगे तब भी ये बढ़ जाएगी।
ठीक है ना, ये 2 पॉइंट्स याद रख ले। उसके बाद आगे कहता है वी विल ऑब्जर्व दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ईच केसेस इंक्रीजेज। बता दिया कि वो भी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है, इन 2 चीज़ों को बढ़ाने से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दिस विल बी इंडिकेटेड बाय द मोर नंबर ऑफ द क्लिप्स हेल्ड बाय द नेल इन दिस केसेस। तो इस तरह से वो कहता है जब बढ़ जाती है फील्ड की स्ट्रेंथ तो आप ज़्यादा क्लिप्स यहाँ पे अटैच करेंगे तो वो सारे इसके साथ चिमट जाएंगे। लो जी, ये आपका टॉपिक ख़त्म हो चुका है। कोई था मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं था। ले जी, अब आगे चलते हैं यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। इसको आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन नंबर 1 इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। टेलीफोन रिसीवर में ये यूज होता है। ये अब तो ख़त्म हो गया ना ये 2 टेलीफोन वाला, लेकिन अभी भी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे वो कहता है ये टेलीफोन रिसीवर के अंदर यूज़ हो रहा होता है। इसकी यहाँ पे ना डिटेल में भी डिस्कशन है, ये देखें यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं अभी, देखते हैं। उसके बाद है जी आपके पास सिंपल मैग्नेटिक रिले। रिले आपके पास एक स्विच है, उसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस अभी करेंगे। उसमें भी ये यूज़ होता है। सर्किट ब्रेकर में भी यूज़ होता है, टेप रिकॉर्डर में भी यूज़ होता है, मैग्लेव ट्रेन्स के अंदर भी यूज़ होता है, एंड मैनी अदर डिवाइसेस, और बहुत सारे डिवाइसेस में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजेस के लिए आपको सिर्फ 3-4 नाम याद रख लेने चाहिए, 2 नंबर का ये शॉर्ट आ सकता है। क्लियर? बिल्कुल, ये तो याद हो गया होगा आपको। अब इसी में से स्टूडेंट्स हम मैग्नेटिक रिले को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक रिले क्या बला है। रिले बेसिकली एक किस्म का स्विच है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ वर्क करता है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखें, आसान अल्फाज में याद रखिएगा कि रिले इज़ अ टाइप ऑफ स्विच। ये एक किस्म का स्विच है विच वर्क्स विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ वर्क करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं, आपको समझ आ चुकी है। ठीक है, वही यहाँ पे यूज़ होगा। तो रिले की ये डायग्राम है, इसको ज़रा समझते हैं कि जो हमारे पास इनसाइड सर्किट के चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो बेटा यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास एक रॉड, उसके ऊपर हमने ना इस तरह से वायर को वाउंड अप किया हुआ है। अब इसके 2 एंड्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये कॉइल बन चुकी है ना, तो अब यहाँ से ना हमें करंट देना पड़ेगा, यानी कि एक स्विच लगा दें नीचे से और एक साथ में बैटरी अटैच कर दें। तो अब यहाँ से देखें, लो करंट आया, ये इनपुट सर्किट होगा। यहाँ पे नीचे वाला जो सेटअप होगा ना इस तरह से, ये वाली चीज़ वो यहाँ पे शो नहीं की, बस आपको समझा दिया कि भाई यहाँ से आपको करंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, लो करंट इनपुट सर्किट, ये आपका। और इस साइड पे देखेंगे ये आपके पास क्या है, आउटपुट सर्किट। सही है, जहाँ पे अगर करंट हाई होगा तो उसको हमने कंट्रोल करना है। और बाकी चीज़ें क्या हैं वो आपको साथ साथ बताता हूँ। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। किस तरह से बनेगा, देखें, जैसे यहाँ से करंट गया तो वायर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है वो क्या करेगा, वो फोर्स एक्सर्ट करता है, क्योंकि फील्ड फोर्स एक्सर्ट करता है ना बेटे, पीछे आपको बताया था। तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और इस आर्मेचर, ये जो आयरन आर्मेचर है, इस मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से देख रहे हैं, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि फील्ड ने फोर्स लगानी है ना, फोर्स लगा के वो इसको आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ही ये आयरन आर्मेचर इस तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये वाला एंड ऊपर हो जाएगा। देखें ना, ये पीवट पॉइंट है, इसी के अबाउट इसने रोटेट करना है। ठीक है, पीवट बेसिकली उस पॉइंट को कहते हैं जिसके अबाउट कोई चीज़ रोटेट करे। जैसे डोर होता है ना, डोर का आप ये इस तरह से देखेंगे, उस लाइन को जिसके अक्रॉस वो ओपन और क्लोज होता है वो एक्सिस है। अगर उसी एक्सिस को आप ऊपर से जाके देखेंगे, इस लाइन को ये देखें, इस तरह देखेंगे तो ये एक्सिस, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है, इसको बोलते हैं पीवट। कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये पूरी लाइन नहीं दिखेगी, सिर्फ ये ऊपर वाला एक पॉइंट दिखेगा, इसको कहते हैं पीवट। सही है ना, तो हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो इसीलिए इसको पीवट का नाम दे रहे हैं। क्लियर? तो जैसे ही ये वाला एंड इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो ये वाला एंड ऊपर हो जाएगा। जैसे ही ऊपर होगा, देखें ना यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, ये ऊपर हो जाएगा। ऊपर होगा तो ये इस मेटल को इसके साथ क्या कर देगा, अटैच कर देगा। एक तरह से आप इसको स्विच भी कह सकते हैं। एक स्विच आपने नीचे लगाया था इनपुट सर्किट के अंदर, एक स्विच यहाँ आउटपुट सर्किट के अंदर लगेगा। सही, इसको स्विच भी बोल सकते हैं या आप कह सकते हैं मेटल कॉन्टैक्ट्स। तो दोनों मेटल्स ये आपस में मिल जाएंगे। जैसे ही मिलेंगी तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आउटपुट सर्किट है उसके अंदर आप हाई ये देखें, हाई करंट सर्किट के अंदर आप उसके लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करने लग जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और उस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे ही कहीं पे अगर कोई फॉल्ट आएगा या कह लें कि करंट ज़्यादा होगा, ये ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। तो इस तरह से आपकी जो अप्लाइंसेज होंगी, घर की जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज होंगी, वो जलने से बच जाएंगी और यहाँ कह सकते हैं कि वहाँ पर आग नहीं लगेगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम रिले का यूज़ करते हैं। बस यही डायग्राम है, इसका यही सेटअप है। इसमें आपने देखा क्या है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट का किस तरह से यूज़ हो रहा है, वो हमने देखा है कि मैग्नेटिक रिले में इसका यूज़ होता है। तो ये एक मैग्नेटिक रिले है। ये बेसिकली क्या है, ये एक किस्म का स्विच है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ वर्क करता है।
क्लियर है जी। तो इन शॉर्ट आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, ये वाले अगर डेफिनेशन आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ लो करंट, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक रिले। बस ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बस इतना सा ये टॉपिक था, इसको बेटे तैयार कर लीजिएगा। अगर आप बुक से देखेंगे तो जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए ऊपर वाला पैराग्राफ ये आ गया और नीचे वाले पैराग्राफ में आप देखेंगे तो वो कहता है कि द इनपुट सर्किट सप्लाईज अ स्मॉल करंट, कि इनपुट सर्किट से आप स्मॉल करंट सप्लाई करेंगे टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को, सही है क्योंकि जैसे करंट गया तो वहाँ पे फील्ड पैदा हो जाएगा ना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया ना। ठीक है जी। आगे कहते हैं इट अट्रैक्ट्स द आयरन आर्मेचर विच इज ऑब्जर्व्ड, तो आप देख सकते हैं या कह रहे हैं विच इज पिवटेड, यानी कि जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस आयरन आर्मेचर को अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा, तो ये पिवट पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, थोड़ा सा टर्न करेगा, तो ये एंड इधर आ जाएगा, ये वाला एंड ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो आगे क्या कहते हैं, द अदर एंड ऑफ द आर्मेचर मूव्स अप एंड पुश द मेटल कॉन्टैक्ट्स, ये वाला एंड ऊपर होगा और इसको पुश करेगा, इन मेटल कॉन्टैक्ट्स को आपस में मिला देगा, जोड़ देगा, सही है। द अदर एंड ऑफ द आर्मेचर मूव्स अप एंड पुशेस द मेटल कॉन्टैक्ट्स टू ज्वाइन टुगेदर व्हिच टर्न द हाई करंट सर्किट ऑन, तो जैसे ही ये दोनों मेटल्स आपस में मिलेंगे यानी कि स्विच ऑन होगा तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, हाई करंट। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास आउटपुट सर्किट, ये आपका क्या है, इनपुट सर्किट है। लो जी टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं खत्म हो जाएगा। तो जितनी बातें बुक में की गई ना सिर्फ उतनी ही बातें करेंगे, इसके अलावा भी बहुत कुछ बताया जा सकता है लेकिन वो आप बड़ी क्लासेस में आके पढ़ेंगे। फिलहाल आपकी बुक की हद तक ये बहुत है, इतना याद रखिएगा। अब है जी सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर में भी यही तकरीबन कहानी चल रही होती है, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ है, वो हम यहाँ पे समझेंगे भी, डायग्राम में देखेंगे। अभी ये याद रखें कि अगर कहीं पे करंट एक हद से ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, या कहीं पे फॉल्ट आ जाता है, तो आपके घर की जो अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं, वो तो जल जाएंगी। जैसे आपके पास फ़ैन है, मोटर है, इस तरह और बहुत सारे, आयरन हॉट है, ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, जल सकती हैं। तो हमने इनको सेफ़ रखना है। सेफ रखने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं कि अगर कहीं पे कोई फॉल्ट आ जाए या करंट एक हद से बढ़ जाए तो ये एक स्विच ऑटोमेटिकली स्विच होता है, ये ऑफ हो जाएगा, जिससे आपके घर के अप्लायंसेज जो है वो सेफ रह जाएंगी। तो इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। अक्सर आप देखते हैं ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग में या किसी ऑफिस में या कहीं पे भी आप इनको देख चुके हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आप देखते हैं कि वहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है BCCB और इसी तरह से VCB, CCB। तो अब CB, ये देखें ना लास्ट में CB आ रहा है, सर्किट ब्रेकर, इनसे मुराद ये सर्किट ब्रेकर होता है कि अगर कहीं पे करंट बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली स्विच इसका ऑफ हो जाएगा और आपकी सारी चीज़ें बच जाएंगी। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखें, सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली स्विच डिवाइस, कि सर्किट ब्रेकर क्या है, एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच डिवाइस है कि जैसे ही करंट बढ़ा तो इसका स्विच ऑफ हो जाएगा और आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो बच जाएंगी, वो नहीं जलेंगी। बस इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा इसको देखते हैं स्टार्ट से, जैसे इसकी डायग्राम भी समझते हैं, बहुत ही आसान है। कहता है सर्किट ब्रेकर इज डिजाइन टू पास अ सर्टेन मैक्सिमम करंट थ्रू इट सेफली, कि अगर करंट मैक्सिमम है पहले तो उसको थ्रू बिल्कुल सेफ तरीके से उसको फ्लो होने देगा, लेकिन जैसे ही वो एक हद से बढ़ा, उसको पता लग गया अब नुकसान होना है, आगे चीज़ें जल सकती हैं, तो वहीं पे उसका स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये देखें, इफ द करंट बिकम्स एक्सेसिव, एक हद से ज़्यादा हो जाता है अगर करंट, इट स्विच ऑफ द सर्किट, तो उस सर्किट का स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये आपको नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो इससे आपके घर की सारी डिवाइसेस बच जाएगी। ठीक है जी, यही इसका काम है। बस इतनी बातें याद रखें, एक छोटी सी ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, फिर ये वाली याद रख लें और साथ में डायग्राम को ज़रा समझ लेंगे। बस ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ से शॉर्ट आ सकता है, बाकी ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो ये आप बुक में देख सकते हैं, ये बुक वाली ही डायग्राम मैंने बनाई है और ऊपर वाली सारी वर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर दिया। बस यही याद रखेंगे, बाकी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि भाई इसमें क्या कह रहा है, तो वो आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मैं बुक इसीलिए साथ लेके ठहरूँ ताकि आपको बताऊँ कि भाई यही बातें मैं सारी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये हमारे पास प्लास्टिक की फ्रेम है और इधर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का तो यहाँ पे यूज़ होगा ना। तो अब देखें, ये हमारे पास रॉड, उसके ऊपर ये हमने वायर माउंट अप कर दी है। ठीक है, तो ये क्या बन गई, कॉइल बन गई। ठीक बेटे, तो अब उसके बाद यहाँ से एक एंड ये आ रहा है, आउटपुट सर्किट में जाएगा, और एक वायर का एंड देखें यहाँ पे ना आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है। क्लियर, और आर्मेचर को ना हमने कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे देखें कॉपर स्ट्रिप के साथ, क्योंकि इनपुट भी तो देनी है ना। तो ये आपके पास इनपुट सर्किट है। तो यहाँ से देखें ये करंट आया, यहाँ पे करंट आएगा, और ये वाला एंड देखें इसके साथ क्या है, यानी कि स्विच है ना एक किस्म का। तो ये स्विच क्या है,
कांटेक्ट में है, देखे ये वाला एंड इसके साथ क्या है, कांटेक्ट में है, मिला हुआ है, अटैच है। तो फिर करंट अगर इसमें है तो फिर करंट इसमें भी आएगा आर्मेचर में। तो इस आर्मेचर में क्या आ जाएगा, करंट। अब आर्मेचर के साथ क्या है, वायर कनेक्टेड है, तो उस वायर में भी क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, इस कॉइल में यानी कि करंट आ जाएगा। तो जब कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो इस कॉइल के अराउंड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा भाई, फोर्स एक्सर्ट करेगा, यही है ना। लेकिन ये बन क्या गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। तो अब वो इलेक्ट्रिक करंट देखें यहाँ से आके आपके आउटपुट सर्किट में आ जाएगा। अगर वो करंट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एंड है कि स्विच जो है, जिसके आपको 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्प्रिंग लगा होता है जो ऐसे इस पीवट पॉइंट के अबाउट ये वाला जो एंड या आर्मेचर है ये ऐसे स्लिप हो जाएगा। जैसे करंट बढ़ा ना तो ये वाला एंड ऊपर नहीं है इसके कि इसके ऊपर जोर देगा, ना ना ना, ये साइड से लगा हुआ है तो ये इसको स्लिप कर देगा। जैसे ये स्लिप होगा तो ये जो आर्मेचर है ये ऐसे हिलेगी, जैसे हिलेगी तो वो इससे क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। जैसे ही अलग होगी तो उसके बाद जाहिर सी बात है ये तो सर्किट ऑफ हो गया। तो फिर आपके घर की सारी अप्लायंसेस जो है वो बच जाएगी। वो आगे यहाँ पे यूज़ होंगी ना, सारी की सारी डिवाइसेस आगे लगा रखी होंगी, तो उनको आपने नुकसान से बचा लेना है, क्योंकि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। जैसे ही करंट बढ़ेगा तो ये वाला स्विच जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटे, डिटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वो इसकी हेल्प से होगा कि इस पीवट के अबाउट ये जो आपको आर्मेचर नजर आ रही है ऐसे हिलेगी। तो ये स्लिप हुआ, इधर से ये हिला, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। तो आपके घर की सारी डिवाइसेस बच जाएगी जलने से। ये है सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल। यही बातें सारी बेटे यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखें, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सर्किट ब्रेकर इज डिजाइन टू पास द सर्टेन मैक्सिमम करंट थ्रू इट सेफली इफ द करंट बिकम्स एक्सेसिव। अगर करंट बढ़ जाता है, वो मतलब यहाँ पे बता चुका हूँ, इट स्विच ऑफ द सर्किट। दस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्निंग, यानी कि जलने से हमने उन अप्लायंसेज को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं सर्किट का। उसके बाद है जी, एज शो इन फिगर, जैसा कि दिखाया गया, इनसाइड अ सर्किट ब्रेकर द करंट फ्लो अलोंग द कॉपर स्ट्रिप। जब कॉपर स्ट्रिप से करंट फ्लो करता है तो फिर क्या होता है जी, आगे कॉपर स्ट्रिप थ्रू द आयरन आर्मेचर एंड द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो फिर वो जाता है आर्मेचर में और वहां से आपके पास पता है कि कॉइल कनेक्टेड है, तो कॉइल में करंट आ जाता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। उसके बाद आगे कहते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द आर्मेचर। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या काम करता है, इस आर्मेचर को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद इफ द करंट इज लार्ज इनफ, अगर करंट एक हद से ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, द आर्मेचर इज डिटैच्ड, तो ये जो आर्मेचर है वो इससे डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है फ्रॉम द कॉपर स्ट्रिप से। तो ये जब करंट बढ़ जाता है तो फिर ये आर्मेचर इस कॉपर स्ट्रिप से अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, एंड द सर्किट ब्रेक्स, और सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि एक तरह से कह लें कि ऑफ हो जाता है। ये थी डिस्कशन। यहाँ पे देखें कुछ और नहीं है, बस यही कुछ है, तो ये आपने सारा तैयार कर लेना। उसके बाद है बेटे टेलीफोन रिसीवर। अब इसमें भी सारी यही कहानी चल रही है। अब यहाँ पे दोबारा मैं डायग्राम बनाऊँ, एक्सप्लेन करूँ, फायदा कोई नहीं, टाइम वेस्टेज है। आप यहाँ से देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने इस डायग्राम को समझना है। देखिए ना, टेलीफोन रिसीवर के अंदर वो जो आप कान के साथ लगा देते हैं, हेलो, वो सिग्नल मिलता था, आपको रिसीव होता था, ये उसकी कहानी समझा रहा है। उसमें भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, डायफ्राम, ये सारा ब्लू वाला ये डायफ्राम है, उसके इनसाइड ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो ये देखें रॉड, उसके ऊपर ये हमने वायर को वाउंड अप किया हुआ है, तो ये क्या बन गई, कॉइल बन गई। इस कॉइल के 2 एंड्स होंगे, एक एंड ये वाला, एक एंड ये वाला। अब इस एंड से ना आप क्या देंगे, सिग्नल देंगे। जो आपका इनपुट सिग्नल होगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ से ये देखें सिग्नल गया, साउंड सिग्नल होगा ना, कोई आवाज़ होगी, तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो सिग्नल गया आगे। तो जैसे आपको पता है वायर में से सिग्नल पास करेगा, या कह लें इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। तो इसका मतलब सिग्नल गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ फील्ड पैदा हुआ। फील्ड ने क्या की, एक फोर्स एक्सर्ट की इस डायफ्राम पे। डायफ्राम को एक पर्दा समझ लें, लेयर समझ लें बारीक सी, तो इसको वो क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, पुश करेगा या पुल करेगा। तो बाय पुशिंग और पुलिंग ये डायफ्राम जो है ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है डायफ्राम है, तो ये वाइब्रेट करेगा, या कह लें बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। तो वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो फिर यहाँ से आपको साउंड सुनाई देगा, तो वो आप इजीली सुन सकते हैं।
ये था इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का टेलीफोन रिसीवर के अंदर यूज। ठीक है, तो अब आप पढ़ेंगे जो बातें मैंने की हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब डेस्टोस यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इसको भी लाजमी याद रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यू भी पक्का आ सकता है। मैं बताता हूँ कौन सा एमसीक्यू है। अभी हमने वहाँ पे यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में जिक्र किया है ना मैग्लेव ट्रेन्स का। ये देखें मैग्लेव ट्रेन्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है, तो इस लिहाज से यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपके पास मैग्लेव ट्रेन्स हैं, जापान ने ये इजाद की है। ठीक है, इस पर जापान ने काम किया है। जो कई घंटों का सफ़र है ना वो आप सेकंड में इसे तय कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एयर फ्रिक्शन नहीं होती, बल्कि इसकी स्पीड अच्छी खासी होती है। तो यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखें, कहते हैं अ वंडरफुल यूज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी सीन इन द मैग्लेव ट्रेन्स। द मैग्लेव स्टैंड्स फॉर, यानी कि MAG का मतलब है मैग्नेटिकली और LEV का मतलब है लेविटेटेड और ट्रेन का मतलब ट्रेन ही है। तो ये क्या है, मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन है। सही है। आगे कहता है अ मैग्लेव यूजेज फोर्सेस दैट अराइजेज फ्रॉम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म टू लेविटेट और फ्लोट अ फ्यू सेंटीमीटर्स अबव द गाइड वे। यानी कि जिस तरह हमारी ट्रेन रेल पटरी पे चलती है ना, तो वहाँ पे वो चिपक के चलती है पटरी के साथ, उसके व्हील होते हैं वो चिपके होते हैं। ठीक है, वहाँ फ्रिक्शन भी होती है। यहाँ पे वो कहता है फ्रिक्शन भी नहीं है, और ये ना उस गाइड वे से थोड़ा सा ऊपर फ्यू सेंटीमीटर अबव जो है ना ये उस गाइड वे पे चलती है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन भी नहीं होगी, इसके व्हील भी नहीं है, तो इसकी अच्छी खासी स्पीड होगी। ये वो बात सारी यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। आगे कहता है जी दैट इज़ वाई, यही वजह है, इट डज नॉट नीड व्हील्स, इसके व्हील नहीं होते, यही वजह है कि इसको व्हील की जरूरत नहीं पड़ती। एंड फेसेस नो फ्रिक्शन, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं होगी, इसको फेस नहीं करनी पड़ती फ्रिक्शन। इन जापान, जापान में इट इज़ नोन एज अ बुलेट ट्रेन, इसको बुलेट ट्रेन भी आप कह सकते हैं। दैट कैन रन अप टू अ स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर। पर आवर इसकी स्पीड है 400 किलोमीटर। तो इसको बेटे मार्क कर लीजिएगा, ये MCQ में आपसे बात पूछी जा सकती है, इसको ज़रा नोट कर लें। ठीक है जी, यही बात इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर। तो ये आप साइड में देख सकते हैं, उसने बता भी दिया है कि किस तरह से ये लेविटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट ये रखा हुआ है, और इसके ऊपर देखें ये आपके पास रेल की पटड़ी है जिस तरह से होती है, वो मैग्नेट सेट किए गए। तो बीच में देखें फ्यू सेंटीमीटर का गैप है, तो इसके ऊपर ये गाइड वे पे चलती हैं, बल्कि ऐसे कह लें कि उड़ती हैं। लो जी, ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। लास्ट में हमारे पास है इस टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन। क्रेन के अंदर भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। तब मैं यहाँ पे डायाग्राम बनाऊँ, सारी थ्योरी लिखूँ, एक्सप्लेन करूँ, बेटे यहाँ से समझ लेंगे तो ज़्यादा फायदा है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, समझने वाली थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं डिटेल के अंदर। अब यहाँ पे सिर्फ आप देख लीजिएगा कि क्रेन किस तरह से भारी भारी चीज़ों को, कूड़ा करकट को, गंद को, बड़ी बड़ी भारी मेटल्स को किस तरह से वो उठा के एक जगह से दूसरी जगह छोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर भी एक स्विच लगा होता है ऑटोमेटिकली, वो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेट तो है ना, वहाँ पे स्विच है। तो उस स्विच को जब आपने एक चीज़ को उठाना है तो स्विच को ऑन कर देंगे, वो इसको भारी से भारी चीज़ को उठा लेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कार को उठा रही है क्रेन, तो कार का अच्छा खासा वेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखें, यहाँ पे आपके पास कह लें कि स्क्रैप यार्ड की मदद से यहाँ पे देखें इसको उठाया जा रहा है। उठा के फिर जहाँ पे इसको रखना होगा वहाँ पे इसको जाके आपने क्या करना है, स्विच को ऑफ कर देना है। जैसे स्विच को ऑफ करेंगे तो ये क्रेन इस कार को रिलीज कर देगी, तो कार उस जगह पे पहुँच जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको आपने किसी चीज़ को उठाना है, बड़े बड़ी मेटल्स को उठाना है, कूड़ा क्रिकेट को उठाना है, गंद को उठाना है, या किसी और चीज़ को, तो आप उसको ऑन करके वहाँ से भारी चीज़ को उठा सकते हैं। जहाँ पे आपने उसको रखना हो, छोड़ना हो, तो ऑटोमेटिकली स्विच को जस्ट ऑफ करोगे, वो वहाँ पे उस चीज़ को रिलीज कर देगा। यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, एक दफ़ा इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बता मैंने आपको दी है। लो जी, ये टॉपिक भी आपका ख़त्म हो गया। इससे नेक्स्ट हमारे पास इंशाल्लाह होगा टॉपिक नंबर 8.8। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।